हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल साइंस स्टडी 99 ग्रुप में। तो जैसा कि फ्रेंड, आज हम बीए प्रोग्राम का पॉलिटिकल साइंस थर्ड ईयर शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं, इसकी उत्पत्ति के कारण बताइए। ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और ये जो हमारी वीडियो का जो पार्ट होगा ये 11 पार्ट है, यानी 11 पार्ट है। और ये डीयू हो, सोल हो, चाहे इग्नू के कॉलेजेस में कई बार ये क्वेश्चन आते रहते हैं। तो क्यों ना हम इसे बेसिक से समझे और पढ़ेंगे। शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं और इसका उदय क्यों हुआ था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया में दो विचारधाराएं उत्पन्न हो चुकी थी। देखा जाए तो प्यारे मित्रों, कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या बोल रहा है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया में दो विचारधाराएं सामने आई। पहली विचारधारा कौन सी थी? पूंजीवाद। और दूसरी कौन सी थी? समाजवाद यानी साम्यवाद। और इन विचारधाराओं की जो लड़ाई थी वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद देखने को मिलती है। तो इस संघर्ष को दिखाने के लिए हम शीत युद्ध का इस्तेमाल करते हैं। यानी शीत युद्ध का मतलब होता है कि जब दो देश, दो गुट एक दूसरे पर प्रत्यक्ष रूप से आक्रमण नहीं करते बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे को नीचा दिखाने या नुकसान पहुंचाने या कमजोर करने का प्रयास करते हैं। डायरेक्ट ये लड़ते नहीं है, इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो ये नुकसान पहुंचाने या कमजोर करने का प्रयास करते हैं, जिसे युद्ध ना होते हुए भी दोनों के बीच में अगर देखा जाए तो तनावपूर्ण की स्थिति बनी रहती है। इसी को हम क्या कहते हैं प्यारे मित्रों? शीत युद्ध कहते हैं। शीत युद्ध सोवियत संघ के साम्यवाद गुट और संयुक्त राज्य अमेरिका के पूंजीवादी गुट के बीच में हुआ था। शीत युद्ध 1945 से 90 तक चला। अब बताया जाता है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हो जाएगा तब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही शीत युद्ध का दौर देखने को मिलता है। और शीत युद्ध का पूरी दुनिया पर प्रभाव पड़ा था। विश्व के जितने भी देश थे उन पर भी प्रभाव पड़ा था। शीत युद्ध की वजह से दुनिया दो गुटों में बट गई थी और शीत युद्ध की वजह से गुट निरपेक्षता का भी उदय हुआ था। शीत युद्ध की वजह से दुनिया दो गुटों में जब बटी थी तो कहीं ना कहीं जो नव स्वतंत्र जो देश कहलाए उनके पास कोई विकल्प नहीं था। लास्ट में उन्होंने कहा कि हमें गुट निरपेक्ष की नीति को अपनाना चाहिए। और देखा जाए जब दुनिया दो गुटों में बढ़ती है तो यूरोप का भी क्या हो जाता है? विभाजन हो जाता है। पश्चिमी यूरोप कहलाता है, पूर्वी यूरोप कहलाता है। पूर्वी यूरोप का समर्थन सोवियत संघ करता है और पश्चिमी यूरोप का समर्थन कौन करता है? अमेरिका करता है। तो शीत युद्ध की वजह से हथियारों की होड़ बढ़ने लगती है और शीत युद्ध की वजह से सैनिक संगठन और ज्यादा बढ़ने लगते हैं और शीत युद्ध की वजह से दुनिया में तनावपूर्ण वातावरण पैदा हो गया। उसी तनावपूर्ण वातावरण का महत्वपूर्ण उदाहरण है क्यूबा मिसाइल जो संकट था 1962 में हुआ था। क्यूबा उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित एक छोटा सा क्या है? द्वीपीय देश है जो अमेरिका का एक क्या है? पड़ोसी देश है। क्यूबा की दोस्ती सोवियत संघ से थी और सोवियत संघ को इस बात की चिंता थी कि कहीं ना कहीं संयुक्त राज्य अमेरिका क्यूबा पर अटैक कर देगा, यानी हमला कर देगा और वहां के जो राष्ट्रपति हैं फिदेल कास्त्रो का तख्ता पलट देगा। आपने 12th क्लास में ये टॉपिक पढ़ा होगा। कहीं ना कहीं सोवियत संघ का जो झुकाव होता है क्यूबा की तरफ होता और क्यूबा के जो फिदेल कास्त्रो का ऐसा लग रहा था कि उनका तख्ता पलट दिया जाएगा, लेकिन फिदेल कास्त्रो ने सोवियत संघ की निकिता क्रुश्चेव से मदद मांगी थी, हेल्प मांगी थी। इसलिए जो क्यूबा है एक सैनिक अड्डे के रूप में इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, तो इसलिए सोवियत संघ ने चोरी चुपे यानी क्यूबा के अंदर परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। अमेरिका को इस बात की जो भनक थी वो 3 हफ्ते बाद पता चलती है, क्योंकि क्यूबा में सोवियत संघ ने परमाणु मिसाइलें तैनात कर तो दी थी, जिससे अमेरिका की सुरक्षा के लिए और भी ज्यादा खतरा हो सकता था और परमाणु युद्ध का भी खतरा तो हो ही रहा था। इसी को हम क्या कहते हैं? क्यूबा मिसाइल संकट कहते हैं। लेकिन दोनों में से किसी एक पक्ष को युद्ध को टालना होगा। अगर दोनों ही पक्ष कहीं ना कहीं क्यूबा की वजह से लड़ाइयां करते हैं तो भाई विश्व के प्रत्येक देशों की इसकी मार झेलनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं जब दुनिया दो गुटों में बढ़ जाएगी, एक तरफ समाजवाद को लेकर और दूसरा तरफ अगर दूसरे तरफ देखा जाए तो पूंजीवाद है, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर जब लड़ाइयां होगी तो एक देश के ऊपर काफी हद तक इम्पैक्ट पड़ सकता है। शीत युद्ध के दौरान महाशक्तियों ने छोटे छोटे और कमजोर देशों के साथ यानी कमजोर देशों के साथ दोस्ती की और संबंध बना लिए।
क्योंकि ये छोटे देश कहीं ना कहीं डरे हुए भी थे, क्योंकि महाशक्तियां सैनिक अड्डों की स्थापना करना चाहती थी। महाशक्तियों का मतलब जैसे अमेरिका है और सोवियत संघ, ये चाहती थी ज्यादा से ज्यादा हम सैनिक अड्डे की स्थापना करेंगे, इससे ये होगा कि कहीं ना कहीं हम आगे लड़ाई लड़ सके। अब हम बात करते हैं कि महत्वपूर्ण खनिज संसाधन पाना भी चाहती थी। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो महाशक्तिशाली जो देश थे, कहीं ना कहीं वो सैनिक अड्डों की तो स्थापना करना चाहते थे, परंतु उनके खनिज संसाधनों का भी लाभ उठाना चाहते थे। अपने प्रभाव में वो वृद्धि लाना चाहते थे और अपने सैनिक खर्च के अंदर कटौती करना चाहती थी। इसलिए महाशक्तियों ने तीसरी दुनिया के देशों के साथ दोस्ती वाले संबंध बनाए, और वही पर तीसरी दुनिया के कुछ देशों ने महाशक्तियों से बचने के लिए गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई। अब हम बात करते हैं कि जो तीसरी दुनिया के जो देश थे वो कहीं ना कहीं दो महाशक्तिशाली देशों से अलग रहना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बाद में क्या बना लिया, गुटनिरपेक्षता की नीति को अपना लिया। यानी किसी भी गुट में ना शामिल होने की नीति को हम क्या बोलते हैं, गुटनिरपेक्षता कहते हैं। गुटनिरपेक्षता की नीति, अब इन महाशक्तियों से बचने के लिए तीसरी दुनिया के देशों ने गुटनिरपेक्षता की नीति को तो अपना लिया, उसके भी कई कारण थे। तीसरी दुनिया के देश अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करना चाहते थे, क्योंकि वो हाल ही में वो स्वतंत्र देश कहलाए थे, ये आजाद हुए थे। उन्हें डर था कि कहीं ना कहीं हम किसी एक विचारधारा को अपनाते तो फिर से हमें गुलाम ना बनाया जा सके, और शीत युद्ध और तनाव से दूर रहना चाहते थे, हथियारों की होड़ से बचना चाहते थे। अगर किसी एक गुट में चले जाते तो दूसरे गुट से उनकी दुश्मनी हो जाती, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मैं मान के चलो कि प्यारे मित्रों यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जैसे मान लो कि भारत पूंजीवाद को एक्सेप्ट करता तो कहीं ना कहीं साम्यवादी का भी तो डर हो जाता। इसलिए भारत ने सूझबूझ तरीके से क्या अपना लिया, गुटनिरपेक्ष की नीति को अपना लिया। तो दोनों गुटों से सहायता हासिल करने के लिए तीसरी दुनिया के देशों ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपना ली। उन्होंने कहा कि हम तीसरी दुनिया के देश हैं, अल्पसंख्यक वाले जो देश हैं, भले ही अल्प विकसित देश कहलाते हैं, लेकिन हम युद्ध टालने में अहम भूमिका निभाएंगे, युद्ध होने नहीं देंगे। शीत युद्ध जो अमेरिका और साम्यवादी जो विचारधारा की जो लड़ाई हो रही थी उसको रोकने का हम प्रयास करेंगे। अब हम बात करते हैं कि गुटनिरपेक्षता का अर्थ क्या है। अब हम जानते हैं कि गुटनिरपेक्षता आखिर है क्या। दूसरे विश्व युद्ध के बाद एशिया अफ्रीका के बहुत सारे जो देश थे वो आजाद हो चुके थे। पूंजीवादी और साम्यवादी दोनों गुट इन नव स्वतंत्र देशों को अपने गुट के अंदर शामिल करना चाहते थे। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो पूंजीवादी जो गुट है या साम्यवादी जो गुट है, ये नव स्वतंत्र देशों को अपने गुट में शामिल करना चाहते थे, लेकिन नव स्वतंत्र देश समझ चुके थे कि हम अगर इन गुटों में शामिल होते हैं तो कहीं ना कहीं हमें एक से खतरा हो सकता है। इसलिए इन्होंने सूझबूझ तरीके से क्या किया, गुटनिरपेक्ष की नीति को अपना लिया। नव स्वतंत्र देशों ने महाशक्तियों की गुटबाजी से दूर रहने का प्रयास किया और इस तरीके से गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत हुई, और गुटनिरपेक्ष आंदोलन के अंदर 5 देशों के नेताओं ने बड़ी भूमिका निभाई थी। जैसे कि हम बात करते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, घाना के प्रधानमंत्री एने क्रूमा, और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो, और मिस्र के जो राष्ट्रपति है नासिर, और यूगोस्लाविया के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन से हैं, मार्शल टीटो। इन 5 नेताओं की कोशिशों की वजह से पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, बेलग्रेड में हुआ था, जिसमें 25 देशों ने भाग लिया था, और इस तीसरे गुटनिरपेक्ष आंदोलन को इन्होंने सफल भी बनाया। इस तरीके से गुटनिरपेक्ष आंदोलन को इन्होंने सफल बनाया, और आज वर्तमान में 118 देश गुटनिरपेक्षता के सदस्य हैं। अप्रोक्सीमेटली 120 सदस्य हैं, शायद आप देख लीजिएगा, गूगल पे चेक कर लीजिएगा, 120 सदस्य हैं। गुटनिरपेक्षता का मतलब होता है कि जब कोई भी देश किसी भी सैनिक गुट में शामिल नहीं होता बल्कि विभिन्न गुटों से एक समान दूरी बनाए रखता है और मित्रतापूर्ण संबंध बनाए रखना चाहता है, तो इस नीति को गुटनिरपेक्षता की नीति कहते हैं। शीत युद्ध के दौर में तीसरी दुनिया के देशों ने गुटनिरपेक्षता की नीति को अपना लिया था। अब हम बात करते हैं कि गुटनिरपेक्षता और तटस्थता में क्या अंतर है। यानी गुटनिरपेक्षता और तटस्थता में बहुत बड़ा अंतर है।
तो प्यारे मित्रों, कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि तटस्थता अलगाव की नीति है, जबकि गुटनिरपेक्षता अलगाव की नीति नहीं है। तटस्थता विश्व शांति को बढ़ावा नहीं देती है, वो कहती है आपको दूर से रहकर इस मैटर को देखना चाहिए, जबकि गुटनिरपेक्षता विश्व शांति को बढ़ावा देती है। गुटनिरपेक्षता कहती है कि भैया हम तो विश्व युद्ध को रोकेंगे, अगर विश्व युद्ध जारी रहा तो कहीं ना कहीं हमें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया बचेगी ही नहीं इनकी मार से। तटस्थता नैतिकता के आधार पर समर्थन और विरोध नहीं करती, जबकि गुटनिरपेक्षता समर्थन और विरोध दोनों ही करती है। जब शीत युद्ध चल रहा था तब हथियारों की होड़ पैदा हुई और हथियारों पर नियंत्रण भी करना जरूरी था। अब हम जानते हैं कि हथियारों की होड़ क्यों पैदा हुई। दोनों ही गुट एक दूसरे से ज्यादा हथियार बनाकर अपनी ताकत को दिखाना चाहते थे या अपनी तकनीक को दिखाना चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों देशों में से एक देश का वजूद खतरे में पड़ गया। वो हथियारों में इतना ज्यादा पैसा लगाना शुरू कर दिया कि आर्थिक स्थिति उसकी खराब हो गई। यानी हम बात करें सोवियत संघ की, इस वजह से सोवियत संघ चरमरा उठा, एक दूसरे को समाप्त करना चाहते थे और किसी भी तरीके से अपनी शक्ति को सर्वोच्च बनाकर रखना चाहते थे, जिससे हथियारों की होड़ को और ज्यादा बढ़ावा मिल सके। लेकिन शीत युद्ध के दौर हथियारों पर नियंत्रण भी हुआ, लेकिन आपको यहाँ पे प्यारे मित्रों आपको हथियार कर लेना, हथियारों, ठीक है ना, क्योंकि दोनों ये समझ चुके थे कि एक छोटी सी भी अगर गलती होती है तो भयंकर विनाश का कारण बन सकती है, जिससे हथियारों पर नियंत्रण को और ज्यादा बढ़ावा मिला। यानी दोनों देशों ने हथियारों पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया। अगर हथियारों पर नियंत्रण नहीं करते तो भाई विश्व में लड़ाइयां होनी ही थी। तीसरी दुनिया के देशों ने विश्व शांति को और ज्यादा बढ़ावा दिया, इससे भी हथियारों के नियंत्रण को और ज्यादा बढ़ावा मिला। उन्होंने कहा कि हम शांति प्रिय देश हैं, हम आपको युद्ध नहीं करने देंगे, युद्ध करने से आपस में जोखिम भरा कार्य हो सकता है, यानी उस देश की अर्थव्यवस्था खतरे में पड़ सकती है, उस देश की अर्थव्यवस्था खत्म हो सकती है, संसाधन भी खत्म हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं तीसरी दुनिया के देशों ने विश्व शांति को बढ़ावा देने की बात कही थी और दोनों ही गुट बहुत हथियार बना चुके थे। तो प्यारे मित्रों इस लाइन को आप काट दीजिएगा। इस तरीके से शीत युद्ध में हथियारों की होड़ भी हुई और हथियारों पर नियंत्रण भी हो चुका था। गुट निरपेक्षता की प्रासंगिकता, यानी गुट निरपेक्षता जो है वो महत्वपूर्ण क्यों है। अब हम बात करते हैं कि 1991 में जब शीत युद्ध खत्म हो गया तो ये सवाल पैदा होता है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन को आज भी बनाए रखना चाहिए या नहीं, यानी गुट निरपेक्षता की प्रासंगिकता है या नहीं। गुट निरपेक्षता की प्रासंगिकता और अप्रासंगिकता पर कई प्रकार के तर्क दिए जा चुके हैं। तो पहले हम जानते हैं कि गुट निरपेक्षता आंदोलन अप्रासंगिकता क्यों है। दरअसल गुट निरपेक्षता की शुरुआत शीत युद्ध की वजह से हुई थी, लेकिन 1991 में शीत युद्ध जैसे ही खत्म हुआ तो इसलिए गुट निरपेक्षता की जरूरत नहीं थी। तीसरी दुनिया के देशों ने गुट निरपेक्षता की नीति को तो अपनाया था अपनी स्वतंत्रता और रक्षा करने के लिए, लेकिन आज वर्तमान में किसी देश की स्वतंत्रता को कोई खतरा नहीं है। इसलिए गुट निरपेक्षता को खत्म कर देना चाहिए और दुनिया में तनावपूर्ण वातावरण भी नहीं है, इसलिए गुट निरपेक्षता को खत्म कर देना चाहिए। और अब दुनिया के सामने सिर्फ पूंजीवाद रह गया है, क्योंकि साम्यवाद शीत युद्ध के साथ ही खत्म हो चुका है। इसलिए गुट निरपेक्षता की कोई जरूरत नहीं है और इसको भी खत्म कर देना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों का यह कहना है कि गुट निरपेक्षता की प्रासंगिकता अभी भी बनी है, यानी गुट निरपेक्षता की जो प्रासंगिकता का मतलब कि महत्वपूर्ण भूमिका इसकी रही है। हालांकि शीत युद्ध खत्म होने के बाद शीत युद्ध खत्म हो चुका है, लेकिन गुट निरपेक्षता की वजह से तीसरी दुनिया के देशों में आपसी सहयोग बना हुआ है। इसलिए गुट निरपेक्षता को बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी आपसी सहयोग बना है। जितने भी गुट निरपेक्ष के जो देश है आपस में सहयोग कर रखे हैं।
एक दूसरे की मदद करते हैं। इस तरीके से दुनिया में एक महाशक्ति अमेरिका रह गई है। तो अमेरिका को नियंत्रित करने के लिए गुटनिरपेक्षता को बनाए रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। प्यारे मित्रों, इस लाइन को भी आप काट दीजिएगा, थोड़ा मिस्टेक हो जाता है इसमें भी। तो जब आक्रमण होते रहते हैं तो अमेरिका का बर्ताव क्या होता है, आक्रमणकारी हो गया है। तो अमेरिका को नियंत्रित करने के लिए गुटनिरपेक्षता को बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज के मौजूदा समय में गुटनिरपेक्षता इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि अमेरिका का जो बर्ताव है वो आक्रमणकारी है, कभी भी वो आक्रमणकारी हो सकता है, बन सकता है। इसलिए गुटनिरपेक्षता का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि गुटनिरपेक्षता का होने का मतलब कि अमेरिका के ऊपर लगाम लगाई जा सकती है, यानी कुछ रोक लगाई जा सकती है। तो प्यारे मित्रों, आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आई होप कि कहीं ना कहीं आपने इस वीडियो को बहुत अच्छे से सुना होगा और समझा होगा और देखा भी होगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं और नए वीडियो के साथ।